सो हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के एक और वीडियो में। और आज जो चैप्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस, या जिसको आप एनसीईआरटी के मुताबिक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके भी जो मोस्ट वांटेड, इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही हम यहाँ पर, सारे तो नहीं, मैं 4 ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए हमारे पास यहाँ पर बोला है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the distance of the cloud from the point of observation is this। तो हमें बोला है कि एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से, जो पॉइंट एक लेक से h मीटर्स ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा एक हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है ये लेक का सरफेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये लेक है और इस लेक से मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो इस लेक से h मीटर्स ऊपर है, ठीक है। तो मैंने ये h हाइट ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट हमने इमेजिन किया, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, ठीक है। इस A पॉइंट से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो हमने जब ऑब्ज़र्व किया तो इस पॉइंट से एक क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अल्फ़ा पता चला। तो भाई मान लो कि क्लाउड यहाँ है, तो आपने जब इस पॉइंट से इसके क्लाउड को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बनेगा अल्फ़ा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यार मेरे से स्ट्रेट लाइन खींचने में बड़ा दिक्कत हो जाता है कई बार। हाँ, तो ये अल्फ़ा है। अब क्या है आगे, क्या बोला इसने, आगे बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ बीटा, यानी इसी पॉइंट से इसका, इस क्लाउड का जो लेक में रिफ्लेक्शन बनेगा ना नीचे, उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो बीटा दिया है। तो देखो आपको एक बात पता होगी, वो तो मैं बात चलिए बाद में बताऊँगा, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो क्लाउड है, इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो लेक के नीचे आएगा कहीं, तो मान लो यहाँ आता है, ठीक है। और इसी अपने उसमें आएगा, इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा ये जो पॉइंट है लेक के नीचे, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन है मान लो। तो इसको भी हमने सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा, तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, बीटा है, ठीक है। तो हम इसको और यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर हम इसको बीटा बोल देते हैं, क्योंकि ये भाई बीटा है तो ये भी बीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा लाइन को हटा देते हैं ज़रा, और अब मेरी बात सुनिए आप लोग के, वो चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो जितना ऊपर क्लाउड है पानी से, उतना ही नीचे पानी के रिफ्लेक्शन बनेगा। प्रॉपर्टी है ये भैया पानी की। तो देखिए क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट भी h हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये हाइट h हो गई है तो इसको हम कुछ तो बोल देते हैं, ये इतनी जो हाइट है इसको हम कुछ बोल देते हैं, लेट्स से x है ये हाइट, ठीक है। ये इस हाइट को हमने x बोल दिया। तो अब एक बात सुनिए आप मेरी, कि ये क्लाउड की हाइट लेक के अबव कितनी, मैं इस पॉइंट को L बोलता हूँ, आपको क्लियर रहेगा, ये लेक है। और इस पॉइंट को क्लाउड C बोल देते हैं, C फॉर क्लाउड, एंड ये रिफ्लेक्शन है, R फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लेक के जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये बताओ कि लेक से क्लाउड तक की ऊपर हाइट कितनी है, h ये, और x यानी कि h प्लस x हो गई। तो नीचे भी ये रिफ्लेक्शन की जो हाइट होगी, जो डेप्थ होगी रिफ्लेक्शन की, जो ये होगी हाइट, ये होगी h प्लस x। जितना ऊपर क्लाउड था पानी से उतना नीचे ही तो रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड भी हमको कुछ तो पता नहीं है, तो इसको भी y बोल देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाली y है, ये भी y हो जाएगी और ये भी y हो जाएगी। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना कि डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्लाउड की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डिस्टेंस जो है वो इतनी आएगी, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक। तो हम ये सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं। तो ये C हो गया, ये हो गया, तो ये B कर देते हैं, और इसको L बोल दिए हैं, तो इसको क्या बोल दें भाई, इसको बोल दो M बोल दो यार, M बोल दो। ये R हो गया है तो इसको P बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने सारे ही पॉइंट्स की नेमिंग कर ली है। और अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सारी चीज़ें लिख देते हैं, आप लोग लिखें तो लिख लें, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। लेट C बी द क्लाउड एंड A इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, A इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी A जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, C वो क्लाउड है, और जो अपना R है, R बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, ऐसा हमने यहाँ पर बोला, ठीक है। यही हमने सारी चीज़ें की, और हमने किसको x किसको y बोला वो लिख देते हैं। सो नाउ जो हमारा BC है वो हमने लेट BC बराबर y बोला है, नॉट BC बराबर x बोला है, और हमने AB इक्वल्स y बोला है। तो AB ML और PR तीनों ही y हैं, AB ML और PR तीनों ही हमने y बोल दिए हैं। और ये तो h तो हमको गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, ये तो h है। अच्छा,
अब क्या है कि देखो यहाँ से यहाँ तक अगर h प्लस एक्स है तो ये भी तो h प्लस एक्स होगी, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ h प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो LR है और इक्वल्स टू MP है इक्वल्स टू h प्लस एक्स होगा। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख लें। अब देखिए क्या है कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने अलग अलग जो हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, उनमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं tan अल्फ़ा की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, tan अल्फ़ा, तो देखो अल्फ़ा ये एंगल है तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसके सामने BC, और ये कितना होगा AB, तो BC अपॉन AB, और इनकी वैल्यूज हमें पता है, BC हमारे पास कितना है x है और AB हमारे पास कितना है y है। तो अगर मैं यहाँ से y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल्स टू y tan अल्फ़ा, ठीक है, y tan अल्फ़ा। चलिए, तो यहाँ से ये हमारे पास एक रिलेशन आया है x y अल्फ़ा में, कुछ इसको आगे यूज़ करेंगे। अब देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास जो दूसरा है, इन ट्रायंगल हमारे पास ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल APR, ये जो बहुत बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना APR, इन ट्रायंगल APR। तो ये ट्रायंगल APR में देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं tan बीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, tan बीटा, ठीक है। तो ये बीटा एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये AP पूरा होगा ना, AP अपॉन बेस कितना होगा इसके लिए PR, ठीक है। तो AP की वैल्यू देखो कितनी होगी, H ये है और H प्लस एक्स ये है, तो H प्लस एक्स, ठीक है, यानी H ये और H प्लस एक्स ये, ठीक। और ये वाली हमने y बोल रखी तो ये y हो जाएगी। तो अब इसका मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा y tan बीटा इक्वल्स ये h और h हो जाएगा 2h प्लस एक्स। तो ये एक हमारे पास रिलेशन ये आ रहा, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये x की वैल्यू यहाँ से हमको निकली है उसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट कर दीजिए ये वैल्यू आप इसमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू को। तो हमारे पास आएगा y tan बीटा इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 2h प्लस, यहाँ पे आएगा x की जगह y tan अल्फ़ा। अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाते हैं। तो y tan बीटा इधर था पहले से, और माइनस का y tan अल्फ़ा हो जाएगा इधर लाने के बाद, इक्वल्स 2h बचेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे आप, तो y कॉमन लेने के बाद बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 2h, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको पूरा अपॉन भेज दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास में जो है y की वैल्यू आ चुकी है, जो भी हमने अननोन्स माने थे x और y, तो y की तो वैल्यू हमको पता चल गई है। अब क्या है, अब देखिए ऐसा है कि y की जब वैल्यू आपको पता चल गई है तो आप एक काम करिए, आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है ना AC, क्लाउड की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, इसको D बोल दो या AC ही बोल दो। तो ये AC जो है अगर मुझे इसको निकालना है तो पहली बात तो ये कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेनस है और मेरे को y की वैल्यू पता चल गई, तो मैं ऐसा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का लगाना चाहता हूँ जिसमें बेस और हाइपोटेनस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता है ऐसा रेशियो कॉस होता है, यानी कि कॉस अल्फ़ा अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अल्फ़ा के लिए बेस हो जाएगा ये AB, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस AC। तो AB हमारे पास y बोला हुआ था और AC हमको फाइंड करना। तो अगर मैं यहाँ से AC की वैल्यू निकालना चाहूँ तो AC को इधर भेज देते हैं और y अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये y, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा y सेक अल्फ़ा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा सेक अल्फ़ा होता है, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पर बस ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली हुई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट ऐसे ही करूँगा तो मुझे जो है AC की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि हमें प्रूव भी करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, AC इक्वल्स टू y सेक अल्फ़ा है ना y, तो y की जगह रख दो 2h अपॉन tan बीटा और माइनस tan अल्फ़ा, और यहाँ पे सेक अल्फ़ा हो रहा है तो यहाँ पर सेक अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। और मेरे ख्याल से यही आपको जो है प्रूव भी करना था कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की डिस्टेंस क्लाउड से जो है वो इतनी आएगी, तो हमने इतनी प्रूव कर ली, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियसली आता रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर बार अल्फ़ा बीटा और XY अननोन्स में दे, कई बार आपको वैल्यूज़ दे के भी इसको पूछ सकता है। तो प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, बस आपको पूरा प्रोसीजर यही फॉलो करना है, खाली आपको वैल्यूज़ वहाँ पर चेंज करनी होंगी, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of a 10-meter high building and flying a kite at elevation of 45 degree. Both the boys are on opposite side of both the kite. Find the length of string that the second boy must have so that the two kites meet. तो कहने का मतलब देखो ये है, ऐसा बोला गया है कि एक बॉय है जो कि लड़का है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर खड़ा होकर एक पतंग उड़ा रहा है, और उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, और कितने एलिवेशन पे वो स्ट्रिंग है 30 डिग्री, ठीक है।
तो ये मान लीजिए यहाँ पर कहीं तो ये बॉय है, लड़का ये खड़ा है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या ए पे ये बॉय खड़ा हुआ है, और यहाँ से ये एक स्ट्रिंग से जो है काइट उड़ा रहा है, और इस ये जो स्ट्रिंग है ये एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री दे रखा है ग्राउंड के संग, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, अब ये बोला है अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक और लड़का है जो 10 मीटर हाई बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है और वहाँ से अपनी पतंग को उड़ा रहा है, और एलिवेशन उसका 45 डिग्री है, उसकी जो पतंग है उसका जो स्ट्रिंग होगा दूसरे वाले बॉय की वो 45 डिग्री है। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं तो ये हमारे पास में बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर हाई है, ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ये लड़का दूसरा वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये अपनी पतंग उड़ा रहा है, और इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा बोथ द बॉयज आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बोथ द काइट्स, यानी कि दोनों काइट के ऑपोजिट साइड पर है दोनों लड़के, मतलब एक इस तरफ है और ये इस तरफ है, ऐसा बोला है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट सेकंड बॉय मस्ट हैव, यानी कि सेकंड बॉय यानी इस दूसरे वाले बॉय के पास कितनी स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए ताकि दोनों पतंग जो है वो आपस में मिल जाएँ, ठीक है, एक दूसरे को पतंग इंटरसेक्ट कर जाएँ, ये पतंग मिल जाएँ। तो कहने का मतलब है ये लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर यहाँ पर कहीं पतंग मिल जाएंगी दोनों। तो मुझे जो है बेसिकली यही डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सुनिए आप, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इस पॉइंट को के लिख दूँ, के फॉर काइट। ये ए हमारा एक बॉय हो गया, बी हमारा दूसरा बॉय हो गया, और हम इसको एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए यहाँ पर, क्योंकि हमें ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, और ये क्योंकि 10 थी तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायग्राम है, और हमको देखो दिया क्या था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो पहले वाले बॉय की जो पास में पतंग है उसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 100 मीटर दी थी, यानी कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमको 100 मीटर दे रखी है, और हमसे पूछा है कि ये लेंथ निकालनी है, दूसरे वाले बॉय के पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालनी है। इसको भी कुछ तो बोल लेते हैं, लेट्स से क्या बोलें भाई, इसको बोल लेते हैं सी, ए बी हो गया ना, तो यहाँ पे इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, ठीक। अब आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, लेट ए एंड यहाँ पर लिखते हैं लेट टू बॉयज़ स्टैंडिंग एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, पॉइंट्स ए एंड डी, क्योंकि एक बॉय यहाँ खड़ा, दूसरा बिल्डिंग की छत पे खड़ा, तो यहाँ डी पर। अच्छा, तो ए एंड डी, और उसके बाद हम बोलेंगे, और हम क्या बोलते हैं, लेट के बी द पॉइंट where two kites meet, यानी दोनों पतंग जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट को हम के बोल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ तो पॉइंट ई लिख देते हैं। देखो सबसे पहले एक तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है के सी डी, और दूसरा मुझे दिख रहा है ये ए के ई, ठीक है। तो मैं दोनों में बारी बारी से लगाऊंगा। तो इन ट्रायंगल ए के ई, ठीक है, ये ट्रायंगल ए के ई, ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर देखो यहाँ पर इसको भी हम कुछ बोल देते हैं, इसको भी कुछ तो बोल देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये x है, ठीक है, यहाँ से ये x है, ठीक है, और इसको बोल देते हैं कि ये y है, तो ये भी y हो जाएगी, ठीक। हाँ, तो हमको क्या है कि ए के ई ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ आपको साइन 30 है ना, साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री वाला एंगल है, इसलिए साइन लिखना चाहें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x + 10, ठीक है, x + 10 अपॉन हाइपोटेनस विल बी 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली। तो देखिए साइन 30 इज़ नथिंग बट 1/2, और दिस विल बी x + 10 अपॉन 100। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, या इसको 50 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये उधर जाके 50 होगा, 10 माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 40 मिलेगी, यानी ये जो 40 मीटर आ गई x की वैल्यू हमारे पास। अब देखिए इन ट्राइंगल दिस के सी डी, इस ट्राइंगल में देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर मेरे को एक तो ये एंगल पता है और मुझे निकालना क्या, देखो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है के डी। तो के डी इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है, और x में निकाल चुका हूँ, तो x इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आने वाला रेशियो कौन सा होता है, साइन। तो मैं साइन ऑफ 45 लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन ऑफ 45। तो परपेंडिकुलर कौन होगा 45 वाले एंगल के लिए, ये के सी है ना, जो कि हमने x बोला हुआ है, और ये इसका जो हाइपोटेनस है वो होगा के डी, जो कि हमको फाइंड करना है। ये के डी तो वो लेंथ है जो दूसरी बॉय के पास जो पतंग है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ के डी ही तो होगी। अच्छा, अब साइन 45 तो 1/√2 होता है, और x हमको पता कितना आया हमारे पास में 40 आया अपॉन के डी, ठीक है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा KD इक्वल्स 40√2, यानी कि ये जो 40√2 है इन मीटर्स, यही वो लेंथ है स्ट्रिंग की जो दूसरे लड़के के पास होनी चाहिए ताकि दोनों पतंग जो है वो आपस में मिल सकें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। मतलब ये बोला है कि एक एरोप्लेन था, उसको हमने देखा ग्राउंड पर से, तो जो एलिवेशन एंगल था वो 45 था, और 15 सेकंड जब फ्लाई कर लिया वो एरोप्लेन, यानी कि 15 सेकंड फ्लाइट होने के बाद में जो एलिवेशन एंगल था ग्राउंड से वो 30 डिग्री हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो हमसे बोला है कि अगर एरोप्लेन जो है 3000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा था तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, आप लोग डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए मान लीजिए ये एरोप्लेन है हमारे पास, इसको ए लिख देता हूँ। एरोप्लेन को हमने ग्राउंड के एक पॉइंट से देखा, मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमको जो एंगल दिखाई दिया वो 45 डिग्री दिखाई दिया। ठीक है, पहले हमको एंगल 45 डिग्री। अब क्या हुआ कि ये 15 सेकंड फ्लाइट कर चुका है एरोप्लेन जो है हमारा, तो ये 15 सेकंड फ्लाई करके मान लीजिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ के यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, आगे बढ़ के यहाँ कहीं पर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ आ गया फ्लाइट 15 सेकंड फ्लाई करने के बाद, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया, मतलब से पॉइंट तो सेम है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सेम है। तो यहाँ से जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो अब जो एंगल है वो 30 डिग्री बचा। थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, ये जो पूरा एंगल है दिस इज़ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री इज़ दिस मच एंगल। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से मैं इसको वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करता हूँ, और आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो एरोप्लेन है वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 3000 मीटर। तो ये जो हमारे पास में हाइट है वो 3000 मीटर। सिमिलरली इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी सिमेट्रिकली है, तो 3000 मीटर ही ये वाली हाइट भी हमारे पास होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हमको यहाँ पर ऐसा बोला है कि हमको स्पीड बतानी है। तो देखो स्पीड के लिए कैसे ये होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला बचपन से पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको टाइम क्या दिया है, 15 सेकंड जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, जिस टाइम में ये जो एरोप्लेन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो अगर मैं इतनी ही डिस्टेंस निकाल लूँ और 15 सेकंड टाइम मुझे दिया है तो फॉर्मूला लगा के मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक तरह से टाइम इस यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया और मैं डिस्टेंस ये वाली पता करनी है, ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कुछ बोल लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो हमने इसको x बोल दिया, और ये पॉइंट A था तो इसको B मान लेते हैं, और ये पॉइंट कुछ तो मान लेते हैं C, और ये D और ये E। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब इनमें इसको डिस्टेंस को x बोल दिया, तो क्योंकि इसको x हमने बोल दिया है तो अब देखिए क्या है कि, और हमको ये भी नहीं पता है ना, तो इसको भी कुछ तो बोल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम y बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पे आप थ्योरी लिख सकते हैं, लेट इनिशियली एरोप्लेन इज़ एट पॉइंट A, यानी हमने कहा कि इनिशियली जो एरोप्लेन है वो पॉइंट A पर है, इज़ एट पॉइंट A, एंड आफ्टर 15 सेकेंड्स, यानी 15 सेकेंड्स के बाद में जो एरोप्लेन है वो B पर पहुंच जाता है। 15 सेकेंड्स इट रीचेज B। ठीक है, B पर पहुंच जाता है, और हमने जो है इस AB को डिस्टेंस को x बोला हुआ। ठीक है, तो लेट दिस डिस्टेंस AB इज़ x एंड दिस डिस्टेंस CD इज़ y। ठीक है, CD इक्वल्स y, ऐसा हमने यहाँ पर बोला। अब देखिए इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है। देखो एक तो ये ट्राइंगल है ADC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC अगर मैं यहाँ पर 30 निकालना चाहूँ तो 30 ये वाला एंगल है, सॉरी नॉट 30, दिस ये ट्राइंगल है ना हमारे पास। देखो भाई ADC ये ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल आ रहा है पूरा वो 45 है। हाँ, तो 10 45 जो है, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसमें ये पूरा एंगल आएगा ना ये वाला, और अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल तो इसमें केवल इतना एंगल आता। हाँ, तो 10 45 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3000 और बेस हो जाएगा y, तो दिस विल बी 3000 अपॉन y, एंड वी नो दैट 10 45 इज़ नथिंग बट 1, सो यहाँ पर 1 लगाने पर हमको जो है ऐसा कुछ मिलेगा, और y इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अच्छी बात। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल ना, ये जो ट्रायंगल है BCE, आप ध्यान से देखें BCE जो ये पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में देखो केवल ये वाला एंगल आ रहा है 30 डिग्री वाला, तो मैं लिखूंगा 10 ऑफ 30 डिग्री, तो 10 ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बड़े ट्रायंगल में कौन है, ये है ना 3000, और यहाँ पर बेस कौन है, बेस देखो ये पूरा है,
ये प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई है। 1030 हमको पता है 1/√3 होता है, ये 3000 हो गया अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये भी 3000 है। तो अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, तो एक्स प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 3000√3, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 3000√3 माइनस 3000, तो आप कॉमन ले लें 3000 यहाँ से, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 3000√3 एंड -1, ये ले बचेगा कॉमन लेने के बाद। अब √3 की वैल्यू आप 1.732 यूज़ कर सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो 3000 इंटू कितना बचेगा, ये 0.732, ठीक है, 0.732। तो हमारे पास ये आएगा 3 to 6, 3 to 9 एंड 3 to 21, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगी, ये अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि √3 की वैल्यू भी हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लगाई है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है ये, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिली और ये ऑब्वियसली मीटर में आई है। और हमको जो टाइम दे रखा वो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 15 सेकंड। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, ये वाली जो हमने फाइंड की है। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसको मत लगाओ, आप यहीं लगा लो, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आंसर ज़रूरी नहीं है हम दें, हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो हम इसको नहीं यूज़ कर रहे, इसी को यूज़ कर लेते हैं। और टाइम हमको कितना बोला, 15 सेकेंड्स। तो ध्यान रहे कि ये क्योंकि मीटर में है और ये सेकंड में है, तो आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 टाइम्स यानी 200 हो जाएगा, और 200 इंटू, अब यहाँ वैल्यू लगा दो, तो यहाँ वैल्यू लगा दो, तो 1.732 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.732। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल बी 2 to the 4, 6 एंड 14, सो दिस विल बी, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में हमारे पास स्पीड इस एरोप्लेन की आ गई है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of tree to the point where it touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मतलब हमको बोला है कि एक ट्री था, एक पेड़ था भैया, और ये ब्रेक हो जाता है, स्टॉर्म तूफान आ गया, तो ये पेड़ टूट गया। और ये जो बेंड हुआ यहाँ से, मतलब जहाँ से अगर तोड़ दिया तो जो ब्रोकन पार्ट था इसका वो बेंड हो गया, मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बेंड हो गया, और ये जो है वो ग्राउंड को टच करने लगा। और ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये जो एंगल बनाता है ग्राउंड के संग वो हमको दे रखा है 30 डिग्री। और हमसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, यानी फुट ऑफ ट्री से लेकर के डिस्टेंस उस पॉइंट तक जहाँ पर ये ग्राउंड को टच करता है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 8 मीटर, ठीक है, ऐसा हमको ये गिवन है 8 मीटर्स। तो हमको बोला है कि हाइट ऑफ ट्री बताओ कितनी होगी। तो मेरी बात सुनिए, हम हाइट मान लेते हैं h, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो पेड़ की हाइट है। लेट हाइट ऑफ ट्री इज़ h मीटर, ठीक है। तो हमने बोला कि h मीटर जो है वो ट्री की हाइट हमने मान ली। अच्छा, अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो मान लेते हैं कि जहाँ से ये ब्रेक हुआ है, यहाँ से ग्राउंड की इस पॉइंट से जो हाइट है वो x है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं लेट इट इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ x मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, x मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी x मीटर ऊपर से ये जो पेड़ है वो टूट गया स्टॉर्म की वजह से। अच्छा, तो अब हम जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये कई बार आता है, वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखें। देखिए हम यहाँ पर ऑब्वियस है कि हमको ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस 30 वाले एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर बेस को रोल में लाने के लिए हमको 10 का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 10 30 डिग्री लिख रहा हूँ। 10 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 के लिए x हो जाएगा और बेस कितना होगा 8 हो जाएगा। तो 10 30 हमको पता कितना होता है 1/√3 इक्वल्स x अपॉन 8। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/√3, ठीक है, 8/√3 मीटर्स, ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि इसकी हाइट बताओ, जो टोटल h है ये पूरी, वो हाइट बताओ। तो एक बात बताओ, अगर ये x हो गई, ये पूरी h थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये h माइनस एक्स बचेगी। आप मानते हैं इस बात को, भाई ये पूरी h थी, यहाँ से x हो गई तो ये h माइनस एक्स बची, ठीक। अब ये जो हाइट है वही तो बेंड हो गई है, मतलब ये h माइनस एक्स है, तो ये जो बेंड होकर ये जो पोर्शन गिरा है ज़मीन पर, इसकी भी जो लेंथ h माइनस एक्स ही होगी। भाई ये जो हाइट थी वही तो यहाँ से टूट के गिर गई, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी h माइनस एक्स। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको भी इन्वॉल्व करना है। ये कौन है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इन्वॉल्व करना है और बेस, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाइपोटेनस बेस के लिए कॉस। सो कॉस 30 विल बी
बेस, तो बेस कितना है 8 एंड हाइपोटेनस कितना है ये h माइनस एक्स है हमारे पास, तो cos 30 होता है कितना √3/2 इक्वल्स 8 अपॉन यहाँ से h माइनस एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये है 8 अपॉन √3। ठीक, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3/2 इक्वल्स टू यहाँ पर 8 अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे √3 तो कितना आएगा √3h माइनस 8। ठीक है, अब ये √3 मैं ऊपर भेज सकता हूँ, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इस √3 को ऊपर भेज सकता हूँ। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h माइनस 8 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमारे पास में जो √3h बराबर कितना हो जाएगा 8 उधर ऐड हो जाएगा तो 24, 16 एंड 24 होता। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 अपॉन √3। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो आप यहाँ पर 3 बनता पाएंगे, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 8√3, और आप चाहें तो 8/3 की वैल्यू 1.732 लगा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 16, 8 3 24, 25 एंड 8 7 56 एंड 58, सो 8 एंड 5 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 13.856 मीटर। तो ये जो h की वैल्यू है वो पूरी हमारी ट्री की हाइट हमारे पास आ चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें 4 जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आते रहे हैं या तो इनके आने के चांस होते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जो फॉर्मेट है वो इस तरह का ही हमको मिलता है ज़्यादातर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।